नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। आज हम इस सीरीज़ में मतलब फोर्थ चैप्टर का सेकंड वीडियो देकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बातें की थी? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से एक चार्ज जो कि मूव कर रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था। हम लोगों ने ये जो चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए दोनों टाइप के फोर्स हैं उन सारे फोर्सेस के बारे में बात की थी और इस तरीके की चीज़ें सीखी थी। अब आज हमारी चर्चा का क्या विषय है, इससे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेन कॉपी निकाल लेंगे और पेन कॉपी निकाल के बैठने से फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन जो चल रहा है, ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, इसमें या तो आप अपनी किताबों से चीज़ें रेफ़र कर रहे होंगे और उसे दोबारा समझ रहे होंगे या फिर आप लिख रहे होंगे ताकि आप चीज़ें रिटेन कर सकें, ज़्यादा समय तक अपनी मेमोरी में रख सकें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और आज जो है हम कल जो हम लोगों ने बात छोड़ी थी हम वहीं से बात चालू करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में अगर एंटर करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन केवल एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन ने 90 डिग्री में एंटर करने की बजाय इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल थीटा बना करके एंट्री ली, ऐसे केस में हमारे पास में अलॉन्ग बी और परपेंडिकुलर टू बी है दो ऐसे कंपोनेंट्स बन जाते हैं जिन कंपोनेंट्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक सर्कल में घूमने की बजाय वो सर्कल में घूमता हुआ आगे बढ़ता है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अंदर जाता हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन इसकी बजाय अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी झुका हुआ है तो उसका एक कंपोनेंट, उसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की ओर या उससे बाहर की ओर, मतलब उसी लाइन में ये इलेक्ट्रॉन आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कुलर पाथ में भी चलेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद में दूसरे सर्कल जब वो आगे बढ़ जाएगा तो जैसे कि स्क्रू में नट में चूड़ी होती है, वो चूड़ी का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं। हमको जो है इसके रेडियस के बारे में भी जानकारी होगी और ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास में क्या क्या फार्मूलाज हैं। देखिए रेडियस के लिए, देखिए पिछली बार वाला जो है हम लोगों ने रेडियस कैसे निकाला था? पिछली बार हम लोगों ने रेडियस निकालने के लिए R = mb डिवाइडेड बाई QB ये फार्मूला लगाया था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साइन कंपोनेंट भी आ गया है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे वेलोसिटी का जो है जो साइन कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू बी है और इस कंपोनेंट के कारण ही रेडियस डिसाइड हो रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट रेडियस में कंट्रीब्यूट करेगा और जो कॉस थीटा है तो अब उसके बारे में जो है देखते हैं। जो पीरियड है वो पहले भी जैसा था वैसा ही है, मतलब 2 पाई m और डिवाइडेड बाई QB। यहाँ पर वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन उसके पीरियड में नहीं था, इसलिए पीरियड जैसा पहले था वैसा ही रह गया। लेकिन अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। और ये पिच जो है क्या होता है कि जब वो सर्कल कंप्लीट करते हुए जो है आगे भी बढ़ रहा होगा तो दो ऐसी पोजीशन जो सेम फेज़ में हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम पिच बोलेंगे। अब ये डिस्टेंस के लिए आप सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड होती है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को। टाइम पीरियड ये है, t की वैल्यू 2 पाई m × QB है और इस टाइम पीरियड में अगर मैं इसकी वेलोसिटी अलोंग b, जो b मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है v cos थीटा। तो ये v cos थीटा जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा और यही हम लोगों ने यहाँ किया है। 2 पाई m/QB ये t की वैल्यू है, टाइम पीरियड की वैल्यू है और इसमें हम लोगों ने v cos थीटा मल्टीप्लाई किया, हमको पिच के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये जो है ये क्या है? ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है।
इसे किसने यूज़ किया था? देखिए कल के लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और उसमें ट्रिक की बात ये थी कि आपका कमेंट ये आना चाहिए था कि भैया इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में या उसके चार्ज के बारे में जे थॉमसन ने बताया था, चैडविक ने नहीं बताया था। अब अगर आपको ये आज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बात की थी, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि फिर चैडविक ने हमें क्या बताया था। ठीक है, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था एंड आप लोगों के किसी के भी कमेंट में मुझे ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिली। अब आप ये देखते हैं कि ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। यहाँ पर देखिए आपको एक कॉइल नज़र आ रही है और इस कॉइल में जो है जब हम इसे हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होने लगता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड और क्या कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो डिस्क है ये वायर से कनेक्टेड है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली जो है एक्सेलरेट होता है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स होंगी जिनके बीच से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर निकल रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेट लगाया हुआ है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, इसलिए अब क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इस इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में होती है उसके कारण क्योंकि वो सर्कुलर पाथ अटेन करने के लिए जो है घूमने लगता है। अच्छा, अगर हम जो है इसकी बजाय अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो ऑपोजिट चार्ज कैरी करता है, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। फिर हम जो है मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत अधिक होता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण अब मास और वेलोसिटी के कंपोनेंट के कंट्रीब्यूशन के कारण ये अलग अलग एंगल से घूम जाएंगे और हमको वहाँ डिटेक्टर में क्या मिलेगा, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको प्रोटॉन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है जब यहाँ पर से एमिशन होता है तो हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सारी चीज़ों को उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन में पहुँचा पाते हैं। अगर आपको ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले के टाइम में हमारे पास में टेलीविज़न सेट कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। आप लोगों ने टीवी मॉनिटर्स भी देखे थे। यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन का गन की बारिश, मतलब इलेक्ट्रॉन पड़ने से वहाँ पर लाइट दिखती थी और यहाँ पूरा वैक्यूम ट्यूब होता था जिसमें वहीं वैसी ही एक व्यवस्था होती थी। ये जो है ब्लैक एंड वाइट सबसे पहले ज़माने का टीवी है जिसको जो है हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक उपयोग किया। ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया, मास स्पेक्ट्रोमीटर बताया। अब आपको क्या करना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड या तो आप कमेंट करके बताएं और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस दूंगा या फिर आप यूट्यूब में सर्च करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बात क्या है, देखिए साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन के लिए जो है मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ और वो है पार्टिकल कोलाइडर जो कि जेनेवा में है। अब यहाँ पर होता क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक गन लगाई हुई है हम लोगों ने जो कि समय समय पे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है या कोई एक चार्ज पार्टिकल इजेक्ट करता है। ये चार्ज पार्टिकल, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं अगर आप आगे देखेंगे तो आपको मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ आपको यहाँ पर साइक्लोट्रॉन नज़र आ रहा है और इस मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब इन मैग्नेटिक फील्ड में आगे क्या हो रहा है ये देखिए। इन मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जो है ये समझ लीजिए कि ये ग्लास की ट्यूब्स हैं और इन ग्लास की ट्यूब्स में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कुछ वेलोसिटी v लेके यहाँ इसके अंदर जैसे ही एंट्री करेगा वहाँ इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये सर्कुलर पाथ चूज़ करके गोल घूम के यहाँ से निकलेगा। अब जैसे ही यहाँ से ये चार्ज निकलता है हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमको ये सेमी सर्कुलर प्लेट दिखाई दे रही है उस पर ऑपोजिट चार्ज लगा देना है। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है
बढ़ी हुई वेलोसिटी के कारण इसका जो रेडियस है वो भी बदल जाएगा, और इस बदले हुए रेडियस के कारण अब क्या होगा कि ये जो है ज़्यादा रेडियस के साथ में यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पर जो है जैसे ही ये यहाँ से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है वैसे ही हम लोगों ने फिर से पोलैरिटी चेंज कर दी, और अब जो है हम माइनस उधर और प्लस इधर रख लेते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और इसी तरीके से बार बार एक्सेलरेशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और वो घूम घूम के ज़्यादा तेज इलेक्ट्रॉन बनता जाएगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने बड़े रेडियस में वो घूमेगा, और लास्ट में हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमको इलेक्ट्रॉन को जिस एक्सेलरेशन में या जिस वेलोसिटी की रेंज में रखना था ये उस वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। अब इसका जो है क्या यूज़ किया जा सकता है, तो आपने पार्टिकल कोलाइडर या इलेक्ट्रॉन कोलाइडर या हेड्रॉन कोलाइडर इन सारी चीज़ों के बारे में बात की सुनी होगी। जेनेवा में एक बहुत बड़ी लैब है जहाँ ये जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर बना हुआ है, और वहाँ इस टेक्निक को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं और फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न जैसे जो है रिएक्शंस के लिए सफिशिएंट एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। ये क्या है, ये है अल्टरनेटर। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड के हिसाब से, क्योंकि भाई टाइम पीरियड तो फिक्स है, इसका वेलोसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में ये एक सिंगल राउंड कंप्लीट करता है तो ये T/2 के अंतराल में प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, मतलब ये जो है बार बार इनकी पोलैरिटी चेंज करता रहता है ताकि इस एम्प्टी स्पेस में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो सके और उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो। तो अब हम जो है कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। कैलकुलेशन में कि सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस के लिए हमको पुराना वाला जो फार्मूला हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था mv/qb, ये बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड के लिए जो है हम क्या करते थे, हम आप याद करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हमको पता है, वो रिवर्स कर देंगे और हमको ये डिस्टेंस जो है 2πr लेना है और r की वैल्यू यहाँ से ले ली। तो इस तरीके से 2πm/qb ये फुल टाइम हो जाएगा 2πm/qb। या फिर अगर आपको जो है अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो T/2 निकालना है और ये हो जाएगा πm/qb। इस तरीके से हमको इस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब आगे क्या बात करना है, आगे हमको बात करना है कि फ्रीक्वेंसी जो है मतलब टाइम पीरियड का जो है एग्जैक्टली अपोजिट हमको क्या पता था कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ से जो है हमको फ्रीक्वेंसी पता चलेगी तो q/2πm ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आगे बात करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास में कोई एनर्जी होगी और वो क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी हुई होगी। ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो है हमारे पास में E इज इक्वल टू ½ mv² ये होता है। अब यहाँ पर जो है क्या हमको V के लिए जो है फार्मूला पता है, तो जो है आप देखेंगे कि V के लिए हमारे पास में फार्मूला है qBr/2m, ये qBr/m, ठीक है। और हमको जो है ये किसकी वेलोसिटी है, ये जो है ये वेलोसिटी की वैल्यू है qV इज इक्वल टू qBr/m। हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसको ½ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 1/2 और ये m ये वाले m के स्क्वायर से कटेगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2m और यहाँ हो जाएगा q² b² और होल इंटू r²। तो ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इस तरीके से साइक्लोट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा देकर एक्सेलरेट करके किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म में क्या होता है। ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि किसी बैटरी को कनेक्ट करके एक वायर में करंट फ्लो कराया और जब उन्होंने देखा कि ऑस्टेड मतलब ये जो है मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट होता है जैसे ही हम यहाँ पर
करंट फ्लो कराते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा क्या क्या। ऑब्जर्वेशन पहला कि जब तक इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो होता है तभी तक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्टेड होती है। दूसरा, करंट का डायरेक्शन बदल देने से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तीसरा कि अगर जो है हम करंट की वैल्यू बढ़ा दें या करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। ये 3 ऑब्जर्वेशन हुए और इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बाद में कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन था पहला कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा, मूविंग चार्ज का जो डायरेक्शन है वो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। तीसरा कि अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ देखी? मैग्नेटिज्म में, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में। अब ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद में हमारे पास में क्या आता है? बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ ने हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी ये हम देखते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ ने हमको बताया कि अगर एक वायर है जिसमें से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके कुछ डिस्टेंस में अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB कैसे निकाली जाएगी। अब इन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने ये, क्योंकि जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन्होंने एक छोटा सा पीस कट कर लिया जिसका नाम रखा dl। ये dl जो है यहाँ पर करंट एलिमेंट देगा। क्या देगा? करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट देगा। अब ये जो है IDL करंट एलिमेंट हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है dB, ये किसके किसके प्रोपोर्शनल है? ये I के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, dB जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? L के। और तीसरी बात है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है R, उसके भी रिस्पॉन्सिबल है। एज वेल एज दिस इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। तो यहाँ पर dB इज़ प्रोपोर्शनल टू R साइन थीटा। अब इन सारी चीज़ों को मिला के इन्होंने कहा dB इज़ प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R और R स्क्वेयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमको क्या मिला? dB इज़ प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R। क्यों DL क्रॉस R हम लोगों ने क्यों किया? कि भाई ये पहले तो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन हम लोगों ने ऊपर R मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें एक और R मल्टीप्लाई किया और यहाँ से हमको पता चला कि dB इज़ इक्वल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला जो आपके पास में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पर हम एक सर्कुलर लूप जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उससे x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट में जो उसके एक्सियल पोजीशन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिस में हमारा चैप्टर बढ़ेगा आगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी जो है ये रिवीजन चलता जा रहा है तो आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।